दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट और दुनिया का सबसे डिस्प्यूटेड एरिया पीओके यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में। कश्मीर हमेशा से ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच के रिलेशन का एक अहम पहलू रहा है, खासकर तब जब भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया। पीओके जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने साल 1947 में इलीगल कब्जा किया था और तभी से उस हिस्से को इंडिया के द्वारा पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है। जम्मू एंड कश्मीर करीब 2,22,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसके करीब 30% एरिया पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है और वहीं 10% हिस्से पर चाइना ने कब्जा किया हुआ है और बचा हुआ 60% एरिया इंडिया के पास में है। तो आज की इस वीडियो में हम पीओके की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और इतने सालों बाद भी इंडिया पीओके को वापस क्यों नहीं ले पाया और अब इंडिया के पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है और किस तरह से पीओके को इंडिया में मिलाया जा सकता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। शुरुआत करेंगे पीओके की हिस्ट्री से। तो बात है साल 1947 की, जब भारत आजाद हुआ था। तब भारतीय उपमहाद्वीप करीब 500 से भी ज्यादा रियासतों में बटा हुआ था और आजादी के समय जब बंटवारे का दौर चल रहा था तब अंग्रेजों ने इन रियासतों को 3 ऑप्शंस दिए थे, जिसमें पहला था या तो वो इंडिया को ज्वाइन करे, दूसरा या तो वो पाकिस्तान को ज्वाइन करे और तीसरा या फिर दोनों से अलग रहकर इंडिपेंडेंट रहे यानी कि अपना एक अलग देश बनाए। उस समय जम्मू एंड कश्मीर के रियासत में महाराजा हरि सिंह का शासन था और वो जम्मू एंड कश्मीर को भारत और पाकिस्तान से अलग रहकर एक स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे। उस समय महाराजा हरि सिंह ने वहां की जनता के ऊपर काफी सारे टैक्स लगा रखे थे, जिसका वहां की जनता में काफी विरोध था। उस विरोध को देखते हुए पाकिस्तान को लगा कि यह बिल्कुल सही समय है पूरे जम्मू एंड कश्मीर पर कब्जा करने का। तो 21 और 22 अक्टूबर 1947 के दरमियान पाकिस्तान ने अपने नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के पश्तून ट्राइब के साथ मिलकर जम्मू एंड कश्मीर पर हमला कर दिया। दरअसल ये पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी नहीं थी, बल्कि 20,000 कबायली लड़ाके थे जिन्हें जम्मू एंड कश्मीर पे कब्जा करने के इरादे से ही तैयार किया गया था। उन्होंने मुजफ्फराबाद और बारामूला पे कब्जा कर लिया, जो कि श्रीनगर से सिर्फ 32 किलोमीटर की दूरी पर था। महाराजा हरि सिंह की सेना उनका सामना नहीं कर पा रही थी और यही वजह थी कि उन्होंने भारत से सैन्य मदद मांगी, लेकिन तब के गृह मंत्री सरदार पटेल ने उनकी मदद करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत तब तक मदद नहीं करेगा जब तक कि महाराजा हरि सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पे साइन करके कश्मीर का भारत में विलय नहीं कर लेते। जिसके बाद 26 अक्टूबर के दिन महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर साइन कर दिए और जम्मू कश्मीर रियासत भारत का हिस्सा बन गया। भारत को डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर और कम्युनिकेशन का कंट्रोल दिया गया। उसके तुरंत बाद भारत ने अपनी सेना को कश्मीर में भेजा, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ गई, जिसमें भारत की सेना ने पश्तून लड़ाके और पाकिस्तानी सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और तब यह भी मुमकिन था कि भारत पूरे कश्मीर को अपने कब्जे में ले लेता। लेकिन उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस मामले को शांति से निपटाना चाहते थे, जिस वजह से वो इस मामले को यूनाइटेड नेशन में ले गए। 1 जनवरी 1948 को उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के विवाद को यूनाइटेड नेशन में उठाया, जिसके बाद अप्रैल 1948 में यूनाइटेड नेशन ने रेजोल्यूशन 47 पास किया। इस रेजोल्यूशन में 3 स्टेप्स फॉलो करने के लिए कहा गया। पहला ये कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर से अपनी पूरी सेना को हटाएगा, दूसरा इंडिया जम्मू एंड कश्मीर में मिनिमम आर्मी ट्रूप्स मेंटेन करेगा और तीसरा ये पहली दोनों कंडीशन पूरी होने के बाद वहां पे प्लेबेसाइड होगा। प्लेबेसाइड जनमत संग्रह कहते हैं, जिसमें वहां की जनता वोट डालकर ये डिसाइड करती है कि उन्हें भारत के साथ जाना है या पाकिस्तान या इन दोनों से अलग रहना है। लेकिन उस रेजोल्यूशन की पहली कंडीशन कभी पूरी नहीं हुई। पाकिस्तान ने अपनी आर्मी को कश्मीर से नहीं हटाया, जिस वजह से जनमत संग्रह आज तक नहीं हो पाया। असल में भारत और पाकिस्तान दोनों ही इस रेजोल्यूशन 47 के खिलाफ थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन चुका था, इसीलिए तो भारत इस रेजोल्यूशन के खिलाफ था। और फिर साल 1949 में कराची एग्रीमेंट हुआ, जिसमें सीज फायर लाइन डिक्लेयर हुई और यह तय हुआ कि दोनों देश अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन को मेंटेन करेंगे। कुछ सालों बाद साल 1963 में चाइना और पाकिस्तान के बीच सिनो पाकिस्तान एग्रीमेंट हुआ, जिसके तहत पाकिस्तान ने 5,000 स्क्वायर किलोमीटर का साक्सगाम वैली चाइना को गिफ्ट कर दिया। फिर साल 1972 में शिमला एग्रीमेंट हुआ, जिसमें सीज फायर लाइन को LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल में कन्वर्ट कर दिया गया और साथ ही यह तय हुआ कि दोनों देश कश्मीर मुद्दे को बातचीत से सुलझाने की कोशिश करेंगे। और फिर 22 फरवरी 1994 में इंडियन पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास किया गया, जिसमें कहा गया कि जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था
है और हमेशा रहेगा। और साथ ही भारत ने ये मांग की कि पाकिस्तान इल्लीगली ऑक्यूपाइड टेरिटरी को वापस कर दे। 26 सितंबर 2020 को यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में भी भारत ने यही बात फिर से दोहराई और पीओके को कश्मीर में मिलाने की बात कही गई। फिर उसी साल पाकिस्तान ने पीओके के गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का 5वां प्रोविंस डिक्लेयर किया। यह यूएन रिजोल्यूशन, कराची एग्रीमेंट और शिमला एग्रीमेंट का उल्लंघन है। अब अगर बात करें पीओके के इंपोर्टेंस की, तो पीओके भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इसके कई कारण हैं। स्ट्रेटेजिकली पीओके कई देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना और इंडिया का जम्मू एंड कश्मीर। जियोग्राफिकली पीओके फ्रेश वाटर और नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ है। साथ ही पीओके के मुजफ्फराबाद और मीरपुर के इलाके में कोयला, गोल्ड, चाक, ग्रेफाइट और बॉक्साइट का काफी अच्छा भंडार है। और जियोपॉलिटिकल इंपोर्टेंस की बात करें तो चाइना ने $50 बिलियन इन्वेस्ट करके सीपीसी यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है, जो पीओके से होकर निकलता है, जिसका इंडिया ने हमेशा से विरोध किया है। और इसके साथ ही पीओके की बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ लगती है, जिससे सेंट्रल एशिया और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के साथ इंडिया का डायरेक्ट कनेक्शन बन सकता है। लेकिन इतने सालों की तमाम कोशिशों के बाद भी हम पीओके को वापस नहीं ले पाए और इसके भी कई कारण हैं। एक तो ये कि पीओके का पूरा एरिया पहाड़ों से घिरा हुआ है और इंडिया से पीओके का रास्ता काफी कठिन है, जिस वजह से वहां पे कब्जा करना काफी मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान से पीओके का रास्ता ज्यादा कठिन नहीं है, जिस वजह से पाकिस्तान की आर्मी पीओके में आसानी से आ जा सकती है। उसके बाद एक कारण ये भी है कि इंडिया की हमेशा से नो फर्स्ट अटैक पॉलिसी रही है, जिस वजह से इंडिया ने कभी भी आगे बढ़कर पाकिस्तान पर हमला नहीं किया। लेकिन अगर पाकिस्तान हमला करता है तो एक अच्छा मौका बन सकता है इंडिया के लिए पीओके को वापस लेने का। पीओके से कई जिहादी और आतंकवादी ग्रुप ऑपरेट होते हैं और काफी जगह उनके ट्रेनिंग कैंप भी है। और इसके साथ ही पीओके में रहने वाले नॉन कश्मीरी लोग खुद को कश्मीर से रिलेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इतने सालों बाद उन लोगों का इंडिया को सपोर्ट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगला कारण है चाइना का सीपीईसी प्रोजेक्ट। अगर इंडिया पीओके पे कब्जा कर लेता है तो हो सकता है कि चाइना का विरोध भी झेलना पड़े, क्योंकि चाइना का सीपीईसी प्रोजेक्ट पीओके से होकर ही गुजरता है। इसके अलावा इंडिया, पाकिस्तान और चाइना तीनों ही न्यूक्लियर पावर कंट्री है। अगर पीओके पर किसी भी तरह का मिलिट्री ऑपरेशन होता है तो हो सकता है कि उस लड़ाई में न्यूक्लियर वेपन्स का भी इस्तेमाल किया जाए, जो दोनों देशों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि इंडिया के पास अब कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं और किस तरह से पीओके को वापस लेने की कोशिश की जा सकती है। पहला ऑप्शन यह है कि इंडिया पीओके एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्साइल सेटअप कर सकती है, जिसमें पीओके के रिफ्यूजी की भागीदारी हो। इस कदम से पीओके रिफ्यूजी को इंटरनेशनल लेवल पे अपनी आवाज उठाने का एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। पीओके के लोगों ने कई बार पाकिस्तान के द्वारा हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई है, तो इंडिया पीओके के रिफ्यूजी जो इंडिया में रहते हैं उनकी मदद से उनका सपोर्ट हासिल कर सकता है। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभा में 24 सीटें पीओके के लिए रिजर्व्ड है, जो फिलहाल खाली है। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत जब तक पाकिस्तान पीओके से हट नहीं जाता और पीओके में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट नहीं हो जाते, तब तक ये सीटें खाली रहेगी। तो इस एक्ट में बदलाव करके ये सीटें भरी जा सकती है और पीओके की लोकतांत्रिक भागीदारी हो सकती है। वहीं गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों को लगता है कि पाकिस्तान उन्हें नजरअंदाज करता है, क्योंकि उन्हें अब तक पाकिस्तान में फुली इंटीग्रेट नहीं किया गया है, जिसकी वजह से उनके साथ काफी भेदभाव होता है। और इसके साथ ही पिछले कुछ सालों में वहां पे चाइनीज प्रेजेंस काफी बढ़ रही है, जिसकी वजह से वहां के लोगों को ये डर है कि उनका एरिया भी चाइना को दे दिया जाएगा। इस कारण इंडिया एक एडवांटेजियस पोजीशन में होगी अगर गिलगिट बाल्टिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव और इंडिया को सपोर्ट करने वाले एक्टिविस्ट को इंडिया में रहने का ऑफर दिया जाए। इसके अलावा इंडिया को चाइना के साथ ओपन डायलॉग इनिशिएट करके पीओके में हो रहे सीपीसी इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करनी चाहिए। हालांकि यह कदम भारत के लिए कितना फायदेमंद होगा यह बताना काफी मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा से ही एंटी इंडिया एक्टिविटीज को सपोर्ट किया है। इसके अलावा तालिबान के कंट्रोल के बाद अफगानिस्तान पॉलिटिकली इनस्टेबल है। अगर वहां प्रो इंडिया गवर्नमेंट बन जाती है तो इंडिया को काफी फायदा हो सकता है। इसके साथ ही अगर पाकिस्तान पीओके से नहीं हटता है तो इंडिया बलूचिस्तान के मुद्दे पर पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे घेर सकता है और पाकिस्तान की पीओके पे पोजीशन को कमजोर कर सकता है। और आखिर में जो सबसे जरूरी है वो है ग्लोबल सपोर्ट। पीओके को भारत में मिलाने के लिए लिए गए किसी भी कदम के लिए भारत को ग्लोबल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। अभी रिसेंटली चाइना पाकिस्तान नेक्सस के अगेंस्ट इंडिया ने क्वाड को ज्वाइन किया, जिसमें यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। क्वाड की मदद से इंडिया इस मुद्दे को इंटरनेशनल लेवल पे उठा सकता है। करीब 78,000 किलोमीटर के इस एरिया को इंडिया अपने कब्जे में ले भी लेता है
तब भी इस बात की गारंटी नहीं है कि वहां पे शांति स्थापित हो पाएगी। इंडिया ऑलरेडी अपने बजट का 35% डिफेंस पे खर्च करता है, जिसका ज्यादातर हिस्सा जम्मू कश्मीर में खर्च होता है। यह डिफेंस बजट कश्मीर के अलगाववादी और पाकिस्तान सपोर्टेड आतंकवाद के खिलाफ इस्तेमाल होता है। अगर हम पीओके को मिलिट्री एक्वायर करेंगे तो इसका इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ सकता है, क्योंकि उस एरिया में अभी भी इंडिया के खिलाफ विरोध का माहौल बना हुआ है। धारा 370 के हटने के बाद इंडिया के लिए ज़्यादा बेहतर होगा कि पहले वो जम्मू कश्मीर को स्टेबलाइज और डेवलप करे। यहाँ का डेवलपमेंट और लोगों का सपोर्ट पीओके को वापस लेने में इंडिया को काफ़ी मददगार साबित होगा। इसके साथ ही सभी रीजनल पार्टीज और केंद्र और सभी राज्य सरकारों को एक्टिवली डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करके हम पीओके पर एक यूनाइटेड नेशनल स्टैंड ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? मैंने जितने ऑप्शंस बताए उसके अलावा और कौन सा रास्ता हो सकता है जो हमें मदद कर सकता है पीओके को वापस पाने में? और पीओके को लेने के जितने भी तरीके इस वीडियो में बताए उनमें क्या कमी है? उन तरीकों को और बेहतर कैसे किया जा सकता है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।